सवाल जवाब का ये सिलसिला और देखते हैं कि हमारे पास पहले कौन से सवाल आ रहे हैं। तो अभी नतीजों का दौर है, तो एक तो रिलायंस पर सवाल आया हुआ है, शुरुआत उसी से कर लेते हैं। ओम ननकुले जी पूछ रहे हैं अकोला से, महाराष्ट्र से, कि रिलायंस का शेयर रखे रहें या बेच दें। अब नतीजे जिस तरीके से आए हैं, मोटे तौर पे जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं मैं देख पा रहा था वो तो बेहतर लग रहे हैं। अगर हाइलाइट्स देखें तो कंसोलिडेटेड एबिटा में 13.5% की साल दर साल बढ़त दिख रही है, और खास करके इसमें योगदान दिया है कंज्यूमर बिजनेस ने और अपस्ट्रीम बिजनेस ने। O2C ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वो थोड़ा सुधरा है, ये कहा जा रहा है कंपनी की ओर से। और रिटेल रेवेन्यू काफ़ी ज़बरदस्त रही है, स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पर फुटफॉल बढ़ता हुआ दिख रहा है, खास करके फेस्टिव सीजन में फुटफॉल बढ़ा, और जो डिजिटल चैनल है वहाँ से भी बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। डिजिटल सेवाओं का जो सेगमेंट है उसका परफॉर्मेंस देखें तो मजबूत रहा है, कंपनी ये कह रही है। 5G कवरेज अब 100 शहरों से ज़्यादा तक पहुंच चुका है, और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी मजबूत वृद्धि दिख रही है। प्रोडक्शन स्थिर है, रियलाइजेशन बेहतर हो रहा है, लेकिन जो कीमतों पर कहीं एक सीलिंग दिख रही है, उसके चलते एक कंस्ट्रेन है। कुल मिलाकर के कंपनी का जो मुनाफा है वो 17,806 करोड़ रुपए का रहा, साल दर साल थोड़ा सा ऊपर रहा। इसमें डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट, इनका एक असर दिखा है। यहाँ पर मैं जेपी मॉर्गन की रिसर्च रिपोर्ट को देख रहा था। इन नतीजों के बाद जो प्राइस टारगेट जेपी मॉर्गन ने दिया है वो 3,015 रुपए का है, और इससे पहले मतलब जो अभी जो कीमतें हम देख रहे हैं वो 2500-2600 के आसपास घूम रही है। तो क्या ये जो अपसाइड इन इस रिपोर्ट पर अगर हम जाएं, जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट पर, क्या इतनी अपसाइड संतोषजनक है या बेहतर अवसर कहीं और देखे जा सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल कंपनी तो ग्रो कर रही है, और अगर ग्रो कर रही है, अर्निंग्स आ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में प्राइस भी ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल वो ग्रोथ फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ फैक्टर नहीं है प्राइस में, वैल्यूएशन में वो फैक्टर्ड है। प्लस नॉर्मली ये ट्रेंड रहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कि रिजल्ट के ऑलमोस्ट पहले जो उसमें राइज होता है, थोड़ा बहुत फैक्टर होता है, रिजल्ट के बाद करेक्शन ही आता है। और अभी देख के भी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट नहीं है। अब मान लीजिए जो अभी फिलहाल देख के लग रहा है, ये लग रहा है कि करेक्शन हो सकता है कि थोड़ा और रहेगा जब तक 2500 के ऊपर क्लोज नहीं ले ले रिलायंस। तो रिजल्ट स्टैंड पॉइंट से तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और रिजल्ट स्टैंड पॉइंट से ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत फेवरेबल कर दे एक दिन में। तो इतना ज़रूर है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 3000 का जो 20% का अपसाइड है वो 12-18 महीने के हिसाब से, जिस तरह से रिसर्च हाउसेस निकालते हैं रिपोर्ट, वो 12-18 मंथ्स के हिसाब से निकालते हैं। तो उसमें आपके पास 4 से 8 क्वार्टर, 4 से 6 क्वार्टर होते हैं परफॉर्मेंस के। तो उस रन रेट के हिसाब से वो टारगेट पॉसिबल है 1 डेढ़ साल में, उसके ना नहीं किया जा सकता है। लेकिन एंट्री पॉइंट तो बेटर होना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज़ मीडियन वैल्यूएशन पे एंटर करके बहुत फ़ायदा नहीं होगा, गिवन कि मार्केट अपने आप में ही स्टैग्नेट कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अभी ऐसा भी नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई बहुत मेजर डाउनसाइड आ जाएगा, लेकिन डाउनसाइड खरीदने का ही इंतज़ाम करेगा। अब मुझे करंट स्ट्रक्चर पे ये क्लैरिटी नहीं है कि इसका जो एक और डाउनसाइड बनना चाहिए, वो क्या 23-2400 तरफ बनेगा, बिकॉज़ देख के ये लगता है कि एक लेग और डाउन होना चाहिए। सब कुछ फैक्टर्ड है, तो एक लेग डाउन बन सकता है। लेकिन अगर गलती से 2500 के ऊपर अगर इसने क्लोज दे दिया, तो शायद रिजल्ट को बहुत अच्छा रीड कर रहा है, और फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग में ही आ जाएगा। तो उसके बाद होगा ये कि 2500 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो फिर 25-26 वही रेंज में जाएगा, और फिर हमारे पास 2430 का जो अभी लो बना है वो सपोर्ट होगा, जिसको लेके हमको डिसाइड करना होगा कि राइट करना है या नहीं करना है। क्लीन शॉट रिलायंस इंडस्ट्रीज का फिलहाल मुझे नहीं लगता है, मे बी अगले रिजल्ट के पहले अगर ब्रेकआउट मिले तो मिले। जी। इस चार्ट पर मैंने ऊपर और नीचे ट्रेंड लाइन्स खींचने की कोशिश की है। इनमें से किसको आप बहुत वैलिड मानेंगे, ये तो आप बताएँगे अभी। लेकिन
अगर ट्रेंड लाइन को वैलिड बहुत ना भी माने तो भी इतना तो दिख रहा है कि रेंज कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कहीं जाकर के बिल्ली कोने में फंसने वाली है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैंने बोला बिकॉज इसका वो ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और बेटर करेंगे ना, तो करीब करीब आप समझिए कि 2350 प्लस माइनस 25 पॉइंट्स उसके पास सपोर्ट मिल भी जाना चाहिए। रिजल्ट से भी मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, तो वो सपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन ऊपर में 2500 से थोड़ा बेटर 2550 अगर देख लेते हैं, तो वहां के क्लोज के पहले बहुत अपसाइड भी नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि 200 रुपए के रेंज में रिलायंस फिलहाल जाने वाला है, 2350 विद सम डिविएशन एंड 2550 विद सम डिविएशन। अभी भी इस रेंज में ही थोड़े समय तक रहना चाहिए। हालांकि लोअर एंड पे एक्यूमुलेशन करने में इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, वहां पे ठीक रहना चाहिए, रिजल्ट भी तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एंट्री पॉइंट बेटर मिले तो अच्छा है। जी। अच्छा, तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आप कह रहे हैं कि थोड़ा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत थी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मार्च का बॉटम था और उसके बाद जो सितंबर का बॉटम बना, इन दोनों को मिला कर के ट्रेंड लाइन बनाया जाए तो वो ज़्यादा भरोसेमंद होगी? नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप सीधा ये जो बॉटम है ना 30 सितंबर का जो बॉटम है, आप उससे जी। एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ले लीजिए और वो हेल्प कर देगा। 30 सितंबर के बॉटम से फिर अगला किसको मिलाएँ? बस वो सिंपल वो प्लेन सपोर्ट लेवल रख लीजिए। हाँ, अच्छा, ये मतलब उस लो को ही हम एक बॉटम मान लें तो लगभग 2300 का बनता है वो। करेक्ट, जी। वो लेवल उस दिन का लो जो है जी। तो आप ये वो कह रहे हैं 20। ट्रेंड लाइन के बदले मोटे तौर पे हमें इस 30 सितंबर के बॉटम को पकड़ना है और ऊपर की ओर 50 डे मूविंग एवरेज को पकड़ना है, हाँ या मैंने 200 डे मूविंग एवरेज को पकड़ना है। हाँ, उसके नीचे होगा कि 2300 2325 के नीचे अगर क्लोज होगा ना, तो फिर वो लोअर जी। लो वाले स्ट्रक्चर में जाएगा, तो वो थोड़ा बेटर इवैल्यूएशन के लिए सिचुएशन देगा। जी। चलिए, तो अभी कुल मिलाकर के रिलायंस की कहानी ये है कि नतीजे ठीक लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर वैल्यूएशन मिले तो फिर वो अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, वहाँ पर नया निवेश किया जा सकेगा। लेकिन अगर पहले से खरीद रखा है तो क्या करना है, रखे रहें या बेच दें? नहीं, बेचने की जगह तो नहीं लग रही अभी। इन्वेस्टमेंट अगर स्टैंड पॉइंट से लेके रखा है तो मुझे नहीं लगता कि बेचना चाहिए। हाँ, जी। टाइम आपको देना पड़ेगा, और सही समय पे जब बॉटम आउट होता हुआ देखे तो आप ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से स्ट्रक्चर ही नहीं है ट्रेड करने का, और अगर किसी ने ट्रेड करना भी है तो जब तक एटलीस्ट जब तक 2500 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए, लॉन्ग ट्रेड नहीं, सेल ऑन राइज ही बनता है। तो ट्रेडिंग का भी तो वही तरीका होना जी। चाहिए। ठीक है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखें, जो फैक्टर्स बताए सोमेश जी ने उनका ध्यान रखें और उसके बाद खुद अपनी भी पढ़ाई लिखाई करके अपना निर्णय लें, यही बेहतर है।